हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा नया चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कुछ पोर्शन हमने करा था इसका। लुईस स्ट्रक्चर के बारे में जाना था हमने, आपका फॉर्मल चार्ज के बारे में जाना था। कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। वहाँ पे जितनी भी वीडियोस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन सब के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड है। डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक आता है। सबसे पहले आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कॉसल और ल्यूइस के ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड से ये फॉलो करता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स वुड बी प्राइमरली डिपेंड करेंगे किन कंडीशंस पे। द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का सॉलिड में, दैट इज द लेटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व करता है आयनाइजेशन को, दैट इज़ जो रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूट्रल एटम से। और जो नेगेटिव आयन होता है ये इन्वॉल्व करता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में जाना था, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने जाना था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले में, जो हमारे एटम्स हैं आपके, यानी कि ये जो सोडियम है आपका एटम है, या फिर हम क्लोरीन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे सोडियम जो है ये आपका, इसके पास एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे होता है 2,8,1। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है। हर एलिमेंट चाहता है स्टेबिलिटी में रहने के लिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। दो सिचुएशन है, या तो इसको लूज़ कर दे या फिर ये 7 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दे, जो जिससे कि यहाँ पे इसमें डिसबैलेंस हो जाएगा चार्जेस की वजह से। तो ये क्या कर सकता है, इजी तरीका है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और एक्वायर क्या कर लेता है, Na पॉजिटिव का यहाँ फॉर्मेशन। अब वहीं क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये 287 होता है। अब इसको ज़रूरत किसकी है, एक आपका इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो आए और इसको ऑक्टेट को फिल कर दे। और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है तो ये न्यूट्रल एटम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक आयन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत होती है यहाँ पे, जो कि एक न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट कर देती है किस में, आयन में। जब एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जब नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका ऐसे ही यहाँ डिस्कस कर रखा है कि मेटल से जब आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, गैसेस आपका एटम कन्वर्ट हो जा रहा है। और वहीं आपका जब एडिशन हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का क्या होता है प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, लूज़ करने की क्या होती है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और गेन करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को तो उसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये दो मेटल और ये आपका जो है नॉन मेटल मिक्स आपका रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये इज़ द एंथैल्पी चार्ज व्हेन अ गैस फेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं सोडियम क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, लेकिन जो क्लोरीन होता है ये क्या नेचर में होता है, आपका गैसियस एटम होता है। तो गैसियस एटम का आपका किसको एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना अपनी ग्राउंड स्टेट में, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है। आयनाइजेशन अगर की हम बात करें यहाँ पे तो हमेशा क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए आउटर शेल से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इज़ द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज अकम्पनिंग द इलेक्ट्रॉन गेन। ऑब्वियसली जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये ईजिली बनते हैं बिटवीन एलिमेंट्स जिनका कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, एंड एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसका होगा, यानी कि थोड़ी सी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आउटर शेल से रिमूव हो जाएगा, तो बेटर रहेगा ना उनका कंपाउंड बनना ना उनसे जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि तुरंत वो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएंगे अपना बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्टेट फुल करने
करने के लिए, जो कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका मोस्टली सोडियम और कैल्शियम, आपका क्लोरीन। Most ionic compounds have cations derived from the metallic elements and anions from the non-metallic elements. The ammonium NH4 पॉजिटिव की बात करें is made up of two non-metallic elements, ये एक एक्सेप्शन होता है। It forms the cation of a number of ionic compounds. आयनिक कंपाउंड इन द क्रिस्टलाइन स्टेट में कंसिस्ट करते हैं, एक 3D अरेंजमेंट होता है यहाँ पे आपका किसका, कैटायंस का और अनायंस का, जो हेल्ड टुगेदर होते हैं एक दूसरे से बाय द कोलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जीज। ये जो कंपाउंड होते हैं क्रिस्टलाइज करते हैं इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, डिटरमाइन बाय द साइज ऑफ आयंस, उनका पैकिंग अरेंजमेंट किस हिसाब से वो सेट होते हैं, एंड अदर फैक्टर्स। एग्जाम्पल की अगर यहाँ बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, इसका यहाँ पे नीचे दे रखा है हमको। आयनिक सॉलिड में द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड द आयनाइजेशन इंथैल्पी मे बी पॉजिटिव, बट स्टिल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यानी कि क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका एनर्जी का रिलीज होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटायन का साइज़ हमें क्या पता है, स्मॉल होता है, वहीं एनायन का साइज़ क्या होता है, आपका बिग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बड़े बड़े यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये आपके एनायंस हो गए हैं, यानी कि Cl नेगेटिव हो जाएगा, और ये बीच में छोटे छोटे क्या हैं आपके, ये है आपके कैटायंस, यानी कि Na पॉजिटिव हो गया। एग्जाम्पल की बात करें, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है Na पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन की फ्रॉम सोडियम से, तो ये होती है आपकी 495.8 किलो जूल पर मोल। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्लोरीन की होती है आपकी नेगेटिव में 348.7 किलो जूल। यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एनर्जी उसको वहाँ पे आपका एंडोथर्मिक फॉर्मेशन है, इस करके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव साइन लगाया गया है। सम ऑफ 147.1 किलो जूल पर मोल इज़ मोर देन कंपनसेटेड फॉर द एंथैल्पी ऑफ लैटिस। यानी इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इतना मिलता है हमें। Therefore the energy released in the process is more than the energy absorbed। यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी जो हो रही है वो आपकी क्या है, रिलीज ज़्यादा हो रही है देन एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही हो। Thus qualitative measure of stability of an ionic compound is provided by enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electrons around the ionic species in gaseous state के अंदर। Since lattice enthalpy जो होती है वो प्ले करती है एक की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में जानना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड को डिफाइन करते हैं एनर्जी जो रिक्वायर होती है कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए एक मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में। एग्जाम्पल की बात करें, लेटिस एंथैल्पी अगर हम NaCl की देखते हैं तो ये होती है 788 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब होता है कि 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर करी जाएगी सेपरेट करने के लिए एक मोल ऑफ सॉलिड NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैसियस फेज में आपका लाने के लिए टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये जो प्रोसेस होता है इन्वॉल्व करता है बोथ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ द लाइक चार्ज। सॉलिड क्रिस्टल बीइंग 3D, it is not possible to calculate lattice enthalpy directly from interaction of forces of attraction and repulsion। फैक्टर्स जो होते हैं इसके साथ कुछ एसोसिएट करते हैं क्रिस्टल ज्योमेट्री के, जो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड पैरामीटर्स। अब सबसे पहले इसमें आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होता है इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और बी में, यहाँ पे ये ए भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपका दो यहाँ पे एटम्स दिए गए हैं, इनका सेंटर से ले करके एक के दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि RA + RB के जो टोटल डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाया जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कहलाया जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो होते हैं आर मेजर बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में जानेंगे। हर एक एटम जो होता है ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड लेंथ के लिए। इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो कंट्रीब्यूशन होता है ईच एटम से उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या बनाते हैं, आपका कोवेलेंट रेडियस बनाते हैं।
जो कोवेलेंट रेडियस होता है इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ द एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। द कोवेलेंट रेडियस जो होता है ये हाफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सिमिलर जॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इन द सेम मॉलिक्यूल में। दस वॉन डेर वाल्स रेडियस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड करता है वैलेंस शेल के नॉन बॉन्डेड सिचुएशन भी। फर्दर अगर बात करते हैं तो जो वॉन डेर वाल्स रेडियस होता है ये होता है आपका हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड स्टेट। कोवेलेंट और वॉन डेर वाल्स रेडियाई जो होते हैं वो क्लोरीन के यहाँ पे आपके डिपिक्ट किए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। कोवेलेंट एंड वॉन डेर वाल्स रेडियाई इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, द इनर सर्कल कॉरस्पॉन्ड करता है यहाँ पे टू द साइज ऑफ द क्लोरीन एटम। ठीक हो गया। एंड जहाँ पे दे रखा है हमको आपका आर और ई और आर डब्ल्यू आर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एंड कोवेलेंट रेडियाई रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दे सकता है। दोनों की अलग अलग ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सम टिपिकल एवरेज बॉन्ड लेंथ फॉर सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर शोन इन टेबल 4.2। बॉन्ड लेंथ जो होता है कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स का दिया गया 4.3 में और कोवेलेंट रेडियाई की जो वैल्यू दी गई है आपको यहाँ पे टेबल 4.4 में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक सिंपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका लेंथ है आपका 96 पिकोमीटर। ऐसे यहाँ पे CH NO इन सबका यहाँ पे दे रखा है। कोई डबल बॉन्ड बना रहा है तो कोई डबल सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इन सब का यहाँ पे दे रखा है आपको क्या बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो आपकी क्या होती जा रही है, नीचे आते आते यहाँ पे चेंज हो रही है आपकी। सिंगल के साथ अलग है, डबल के साथ अलग है, ये सारी आप चीज़ें इसे याद करेंगे। नेक्स्ट वहीं अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में, कुछ मॉलिक्यूल्स का जो दे रखा है यहाँ पे, जैसे मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का यानी H2 हो गया तो इसकी कितनी है 74 है। वहीं अगर हम बात करें F2 मॉलिक्यूल की तो ये 144 है। यहाँ पे भी क्या है वेरिएशन है इनके बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के वजह से। यहाँ पे हम नेक्स्ट में कोवेलेंट रेडियाई भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो उसे एक्सप्रेस करते हैं हम डिग्री में, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के हेल्प से। ये हमें देता है आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स का जो सेंट्रल एटम के अराउंड होता है किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर कॉम्प्लेक्स आयन में, और हमें हेल्प करता है उनका शेप जानने के लिए। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है, तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन जो है मिल करके ऑक्सीजन जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके साथ कैसे अटैच है, यहाँ पे इनके बीच में कितना है आपका एंगल, दैट इज़ 104.5 डिग्री। आपके एग्जाम्स में एंगल्स भी पूछे जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए एक मोल ऑफ बॉन्ड को ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन टू एटम्स इन द गैसियस स्टेट। यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो होती है बॉन्ड एंथैल्पी की किलो जूल पर मोल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 435.8 किलो जूल पर मोल यहाँ पे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक हाइड्रोजन कैसे बनता है आपका दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ जोड़ करके, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई है इसकी 435.8 किलो जूल पर मोल। सिंपली अगर आप बात करें तो सिमिलरली जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है फॉर मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि जिनके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। एग्जाम्पल की बात करें ऑक्सीजन जिसमें डबल बॉन्ड आता है और नाइट्रोजन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी होती है आपकी 498 और नाइट्रोजन की देखें कितनी ज़्यादा है यहाँ पे 946, यानी कि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करने की ज़रूरत है। अगर हम कंपैरिजन करें तो सिंगल बॉन्ड में सबसे कम लग रही है यहाँ पे हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में डबल आ गया तो बढ़ गई, नाइट्रोजन में ट्रिपल आ गया तो और ज़्यादा बढ़ गई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू निकल के आएगी उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा यहाँ पे, यानी उसे ब्रेक करना उतना टफ होता जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हेट्रियो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि HCl हो गया, तो HCl की यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है 431.0 किलो जूल पर मोल।
पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें H2O का जो एंथैल्पी होती है रिक्वायर करने के लिए इन दो H बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वो सेम नहीं होती है। H2O को अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस OH से मिलकर के बनता है, तो इसकी वैल्यू जो आती है आपकी 502 किलो जूल पर मोल। और अगर वहीं हम बात करते हैं OH के फॉर्मेशन में तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो OH बनाते हैं इसकी वैल्यू आती है 427 किलो जूल पर मोल। जो डिफरेंस होता है इन द AI वैल्यू शो करता है कि जो सेकेंड OH बॉन्ड है वो अंडर को जाता है सम चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज केमिकल इन्वायरमेंट। यही रीज़न है डिफरेंस के लिए इन द एनर्जी ऑफ द सेम OH बॉन्ड इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन C2H5 इथेनॉल जिसे हम बोलते हैं वाटर। और इसके अलावा देयरफॉर जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है इसमें हम क्या निकालते हैं, मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। जैसे कि यहाँ पे कितनी दे रखी है हाइड्रोजन H2O में H2O की कितनी आई है हमारे पास 502 आई है। इसके अलावा OH में अगर हम देखें तो 427 आई है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें जो वैल्यू निकल करके आती है इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2O बोलेंगे हम यहाँ पे इसको। तो दिस वॉज अवर डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।